राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज और कल फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। वे शाम को जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद के लिए निकलेंगे। रात को वे होटल ताज फरीदाबाद पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। वहीं अगले दिन 17 नवंबर को मुख्यमंत्री सुबह 10:20 पर सूरजकुंड पहुंचेंगे और 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होने वाली उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद वे दोपहर को रवाना होकर शाम को जयपुर पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित दौरा अधिक जानकारी के लिए हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए, आप सीएम भजनलाल शर्मा हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज और कल 2 दिन जो मुख्यमंत्री हैं वे फरीदाबाद में रहेंगे और आज शाम को जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उसके बाद दिल्ली से फरीदाबाद जाएंगे। अगले 17 नवंबर को मुख्यमंत्री को जो है 2 बजे तक उनके क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक है उसमें भाग लेना है। बता दें कि जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं तो उनके क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक है। तो इसमें जो है सम्मिलित होकर जो एक बड़ा प्लान जो बनना चाहिए कि जो राज्य हैं उनके बीच में आपसी समन्वय कैसे हो, कैसे उनके जो आदान प्रदान है, जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको कैसे निराकरण किया जाए। ऐसा क्या हो सकता है कि तमाम जो राज्य हैं अपने जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, जो मानवीय संसाधन है, जो एडवांटेजेस हैं उसको एक दूसरे के साथ साझा करें, कैसे एक दूसरे की प्रगति में जो है सहयोगी बने, कैसे तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब आज वहां पे मुख्यमंत्री जाएंगे तो बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री जो है अभी उनके नेतृत्व में राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस होने वाला है, एक बड़ी निवेश की वहां पर उम्मीद है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहेंगे कि जो उनका स्वप्न है कि देश को एक कोटि का निवेश वो बनाना, कि पूरे देश में निवेश के लिए श्रेष्ठ स्थान जो है वह राजस्थान बने, तो उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भी वो कोशिश करेंगे, क्योंकि यही जो हमारे पड़ोसी राज्य है उत्तर भारत के, वो मैक्सिमम कंज्यूमर रहते हैं। हम देखते हैं कि जो राजस्थान है उसकी सीमाएं कई बड़े राज्यों से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों से लगती है, जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा उपभोक्ता हैं और जो हर प्रकार की चीजों का, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत का जो 40% मार्केट है वह आज राजस्थान से लगता हुआ है और वह एक राजस्थान की बड़ी एडवांटेज होती है जब हम निवेश आकर्षित करने जाते हैं। तो ऐसे में राज्यों से एक बेहतर समन्वय बना रहे तो उससे हर राज्य को फायदा होता है और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि इसका अधिक से अधिक लाभ राजस्थान की जनता को मिले और इसी लिहाज से बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जी अवनिंद्र, बैठक काफी महत्वपूर्ण, धन्यवाद। आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये दौरा भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय। राजस्थान में शनिवार को एक बार फिर से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने शनिवार देर शाम 22 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। इनमें तहसीलदार से आरएसएस में प्रमोट हुए 13 अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है। साथ ही जानकारी के अनुसार सभी ट्रांसफर और पोस्टिंग पहले से रिक्त चल रहे पदों पर किए गए हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को प्रदेश में 17 आरएसएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे, जबकि इससे ठीक 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला था। बीते 25 अक्टूबर को राजस्थान में कुल 67 आरएसएस अफसरों का तबादला हुआ था। तो ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 22 आरएसएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने देर शाम जारी किए हैं आदेश। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, बड़ा फेरबदल, क्या जानकारी आपके पास? जी सर, बिल्कुल। अगर हम देखें कि ये जो फेरबदल अभी आदेश आए हैं ये अक्टूबर में हुए तबादलों के क्रम में ही आए हैं, क्योंकि इनमें से जो सारे की सारे पद हैं ये सब रिक्त पद थे। यानी पिछली बार जब प्रशासनिक फेरबदल हुआ था तो इन पदों पर स्थापित जो अधिकारी थे उन्हें नवीन पद दे दिए गए और उसके बाद ये पद रिक्त पड़े थे। ऐसे में इन पर जो कार्य था वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता था। तो अब ऐसे में उनके ऊपर जो है
नई नियुक्ति होगी। और खासकर इसमें हम देखते हैं तो हमारे को भरतपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, इस प्रकार की जो पद है जिनकी आवश्यकता जो है, जहाँ पे सक्षम अधिकारी होने चाहिए, तो बहुत सोच समझ के सरकार के द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल के लिए जो राज्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का क्रम था वह फिलहाल रुकेगा। अब मुख्य सचिव जो है राजस्थान के बदल रहे हैं, कल सोमवार को नए मुख्य सचिव ज्वाइन करेंगे, उसके बाद नए सिरे से कोई बदलाव हो सकते हैं। जी अवनिंद्र, ये एक साधारण प्रशासनिक फेरबदल है या फिर इसके पीछे के कोई और भी कारण निकल के सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए, क्रमिक फेरबदल है। जब इतना बड़ा सरकारी अमला होता है तो ऐसे में सरकार को फेरबदल करने में कुछ समय लगता है कि कुछ किसी अधिकारी का कहीं पर पदस्थापन किया है तो जरूरी नहीं है कि उस पद पर जो अधिकारी था उसको वह दूसरे के पद पर, मतलब पहले वाले पद पर आ जाए, क्योंकि क्षमता देखनी होती है और उपयोगिता देखनी होती है। हो सकता है एक अधिकारी एक कार्य के लिए एक पद पर कुछ समय के लिए सब सर्वोच्च था, वहां पर उसको लगाया गया, परंतु जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद उसकी वहां पर उपयोगिता कम हो जाती है। ऐसे में उन स्थानों पर उसका तबादला किया जाता है जहाँ पे उसकी योग्यताओं का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। सरकार और सक्षम अधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से कार्य किया जाता रहता है। इस क्रम में क्योंकि हजारों पद है तो कुछ पद जो है कई बार खाली रह जाते हैं। जैसे आज की जो लिस्ट हम देखते हैं, तमाम ये जो पद थे ये रिक्त पड़े थे, तो ऐसे में रिक्त पड़े पद तो अब एक तबादला के बाद दूसरे तबादले में देखा जाता है कौन से पद ऐसे हैं जो रिक्त रह गए हैं जहाँ पर अत्यधिक आवश्यकता है अधिकारियों की। कई बार अतिरिक्त प्रभार भी दिए जाते हैं, कई बार जो है किसी अधिकारी को वो एपीओ भी किया जाता है, तो तमाम चीजें रहती हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है, क्योंकि तमाम रिक्त पदों पे ही नियुक्तियां हुई हैं, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो पहले जो फेरबदल हुआ था उसके क्रम में हुई। जी बिल्कुल, धन्यवाद अवनिंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आज सुबह कोटा पहुंचे। वे सुबह 5:10 पर दिल्ली से डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे से कोटा जंक्शन पहुंचे, जहां नगर निगम कोटा उत्तर के पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आज वे सुबह 11 बजे शक्तिनगर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई करेंगे और शाम 7 बजे सीएडी ग्राउंड में वैश्य समाज के वार्षिक अन्नकूट महोत्सव में शामिल होंगे। कल सुबह 8 बजे वे फाटाखेड़ा मंडाना में जैन तीर्थ गुरुग्राम में शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए ओम बिरला कोटा के दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, अपडेट दीजिए। जी, आज सुबह 5:10 पे वो कोटा पहुंचे हैं, जहां पर जो निगम के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पदाधिकारी है उन लोगों ने उनका बेहद गर्मी से स्वागत करा। आज 11 बजे वो अपने शक्तिनगर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई करेंगे और शाम को 7 बजे वैश्य समाज के वार्षिक अन्नकूट महोत्सव में शामिल होंगे। जी, सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पूरी कड़ी व्यवस्था कर दी है और कड़ी सुरक्षा कर दी है और उनको देखते हुए जो सारी तैयारियां वो पूर्ण कर ली गई है। जी धन्यवाद अनुभव इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद एक बार फिर तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में बवाल तेज हो गया है। लालू को किडनी देने वाली दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध खत्म करने की बड़ी घोषणा की है। तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए रोहिणी ने कहा कि सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी, चप्पल से मारा जाएगा। इससे पहले शनिवार को ही रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में ये बताने की कोशिश की है कि संजय यादव और रमेश ही पार्टी के सभी फैसले लेते हैं। साथ ही संजय
राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी के रणनीति सलाहकार हैं। वहीं रमेश यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इन पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज है। यह आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं। इनकी पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री गंगानगर में अनूपगढ़ पंचायत समिति के सलेमपुरा गांव में किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धीरे धीरे आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहीं दुकान में रखे गैस सिलेंडर फटने से दुकान की छत और दीवारों में गहरी दरारें आ गई। ग्रामीणों ने पानी के टैंकरों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकान मालिक ने बताया कि आग लगने से दुकान में रखे 20 क्विंटल मूंग, 10 क्विंटल नरमा, बड़ा डीप फ्रिज सहित 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आग काफ़ी भीषण थी, जिसको बुझाने में भी कड़ी मशक्कत यहाँ देखने को मिली है। श्री गंगानगर से खबर है, जहाँ आग लगने से दुकानदार के मालिक ने बताया कि 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। ये तस्वीर आपके सामने, सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आग काफी भीषण थी और सिलेंडर फटने से जो दुकान की दीवार है उस पर भी गहरी दरारें आ गई। शटर खोले ना आग बरत ही आग सारी दुकान में लाग रही है। अंदर जब कोई सामान हो वो सारा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। एक ट्राल माल हो, मूंग, ग्वार, बाजरी, नरमो, डी फ्रिज जो मोटो एलसीडी कैमरा, 4 कैमरा लगाएड़ा। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित यादव नगर में एक बंद मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। मकान मालिक गुड्डी देवी 12 नवंबर को परिवार के साथ सिहोर बाबा के दर्शन को गई थी और वापस लौटने पर मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर देहर से 2 लाख रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवर और मोबाइल चोरी मिले हैं, जबकि अलमारी और कमरों का सामान बिखरा हुआ था। वहीं पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि शिकायत के 24 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं गुड्डी देवी मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी है और बेटा सुरेश नेक्सा शोरूम में कार्यरत है। घटना से परिवार दहशत में है। वहीं स्थानीय लोग क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम 12 तारीख को सीहोर गए थे। जैसे ही आए 14 तारीख को 2 दिन बाद तो ये लॉक टूटा मिला था। अंदर का बेड सब सामान बिखरा हुआ मिला था। डंडे पे कूद के आए थे और ताला टूटा मिला था ये। और 1.5-2 लाख से रुपए ले गए थे और एक सोने का वो था ओम, पजेब थी और कुछ पैसे थे। कितने की चोरी होगी? लगभग होगी 2 लाख तो कैश ही था और 30-40 हज़ार का पैसे था। एक फोन था मम्मी का, वो ले गए वो।